नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है उत्तराखंड जीके एमसीक्यू सीरीज़, और इस सीरीज़ का आज हमारा ये 70वां भाग हम यहाँ पे कवर करेंगे। आज की इस वीडियो में भी हम उत्तराखंड के 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को कवर करेंगे। ना सिर्फ क्वेश्चन आंसर को देखेंगे, इनसे जुड़े हुए जितने भी आपके एक्स्ट्रा फैक्ट हैं क्वेश्चन से रिलेटेड, उनको भी यहीं पर कवर करेंगे, जिससे आपका अच्छे से रिवीजन भी हो जाए और आपकी प्रैक्टिस भी यहाँ पर हो जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो के एंड पे अपना स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका कितना स्कोर यहाँ पे रहा। और अगर आपने अभी तक इस सीरीज़ के जो हमारे प्रीवियस पार्ट हैं 70 पार्ट उनको नहीं देखा, तो आप उन्हें प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए शुरू करेंगे। पहला प्रश्न है आज का, वर्ष 1978 में टिहरी में बनी बांध विरोधी समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखिए, टिहरी बांध का काम शुरू हुआ 1978 में। इसी वर्ष टिहरी बांध विरोधी समिति का गठन भी होता है। इस समिति के अध्यक्ष बनाए जाते हैं विद्यासागर नौटियाल। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। अब देखिए, यहाँ पे जो आपके अदर ऑप्शन है, चारों का नाम टिहरी बांध के विरोध से जुड़ा हुआ है। चारों को लेकर क्वेश्चन बनते हैं, चारों से हम फैक्ट यहां पर देखेंगे, इनको नोट करते हुए चलें। सबसे पहला, टिहरी बांध के विरुद्ध सबसे पहले आवाज किसने उठाई? अगर ऐसे पूछेगा तो आप बताएंगे कमलेंदुमती शाह ने। ठीक है, टिहरी बांध के लिए जो बांध विरोधी समिति बनी उसके अध्यक्ष कौन थे? विद्यासागर नौटियाल। टिहरी बांध के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करी गई थी 1979 में। वो याचिका किसने डाली थी? वीरेंद्र सकलानी ने। ठीक है, और 1991 में धरना देकर टिहरी बांध का काम 76 दिनों तक रोके रखा था। किसके द्वारा? सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा। तो ये चारों क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। चलिए, नेक्स्ट है हमारा, श्रीदेव सुमन की पत्नी का नाम क्या था? देखिए, श्रीदेव सुमन की पत्नी का नाम पेपर में पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देवप्रयाग सीट से, जो देवप्रयाग विधानसभा सीट थी, जब उत्तर प्रदेश पूरा था तो वहां से 2 बार विधायक भी ये चुनी गई थी। उनका नाम आपको पूछा जा रहा है। सही आंसर है ऑप्शन बी, विनय लक्ष्मी। श्रीदेव सुमन की पत्नी का नाम था विनय लक्ष्मी। 1957 में ये देवप्रयाग विधानसभा सीट से विधायक बनी और उसके बाद 1962 में दोबारा यहां से विधायक बनी थी। तो ये आपको याद रखना है, विधायक कहां से बनी, कब बनी, पूछ सकता है, जैसा अभी हाल ही के किसी एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, अगर हम बात करें और एक्स्ट्रा फैक्ट की इस क्वेश्चन को लेकर, तो हमने बात करी इनकी पत्नी का नाम विनय लक्ष्मी है और ये देवप्रयाग से विधायक बनी। अब बात करेंगे श्रीदेव सुमन के बारे में। श्रीदेव सुमन की पत्नी का नाम विनय लक्ष्मी, पिता का नाम हरिदत्त बड़ूनी, माता का नाम अगर पूछे तो तारा देवी, और श्रीदेव सुमन के बचपन का नाम पूछे तो श्रीदत्त बड़ूनी। ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, इसके अलावा श्रीदेव सुमन आप जानते हैं, उन्होंने 84 दिन का आमरण अनशन किया था टिहरी जो रियासत थी उसके खिलाफ। तो कितने दिनों की उन्होंने भूख हड़ताल करी थी? 84 दिनों की। इसके बाद वे शहीद हो गए थे। ठीक है, तो ये अनशन कब से शुरू हुआ? 3 मई 1944 से श्रीदेव सुमन ने अपना आमरण अनशन शुरू करा और 25 जुलाई 1944 को वे 84 दिन के बाद शहीद हो गए थे। तो आपको दोनों डेट्स याद रखनी है, 3 मई 1944 को शुरू हुआ और 25 जुलाई 1944 को वे शहीद हुए। तो ये आपको पूछे जाते हैं, आपको याद रखना है। श्रीदेव सुमन के अनशन को ऐतिहासिक अनशन किसने कहा था? तो शेखर पाठक के द्वारा कहा गया था। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में किस नदी को सुरसरी की धारा कहा है? तो जो रामचरितमानस है, रचयिता हैं तुलसीदास, और इन्होंने इसके अंदर एक नदी है जिसे सुरसरी की धारा कहा है। किसे कहा है? सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, मंदाकिनी को। तो ये आपको याद रखना है। आपको सीधा प्रश्न बनेगा, इनमें से किस नदी को रामचरितमानस में सुरसरी की धारा कहा गया है? तो वो है मंदाकिनी। मंदाकिनी नदी को विद्यासागर नौटियाल ने, जो शिवानंद नौटियाल है, ठीक है, विद्यासागर नौटियाल नहीं, शिवानंद नौटियाल, उन्होंने मंदाकिनी को कुंभा नदी कहा है। ठीक है, वैदिक काल की कुंभा नदी उन्होंने मंदाकिनी को ही कहा है। तो दोनों बातें याद रखनी है, रामचरितमानस में सुरसरी की धारा, और जो शिवानंद नौटियाल हैं उन्होंने मंदाकिनी को वैदिक काल की कुंभा नदी कहा है। ये आपको याद रखना है। ठीक है,
मंदाकिनी की अगर हम बात करते हैं, मंदाकिनी को लेकर काफी सारे आपके फैक्ट पूछे जाते हैं। तो देखिए, मंदाकिनी आपके रुद्रप्रयाग से निकलती है। रुद्रप्रयाग में जो मंदराचल श्रेणी है वहां से ये निकलती है, चौराबड़ी ग्लेशियर से, चौराबड़ी ताल से। ठीक है, अब इसके कुछ महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं, उनके बारे में पूछा जा सकता है। सबसे पहले देखिए, इसकी एक सहायक नदी है मधुगंगा। ठीक है, प्रश्न बनता है मधुगंगा किसकी सहायक नदी है? ये मंदाकिनी की है। संगम कहां पर होता है? काली मठ में संगम हो जाता है मधुगंगा और मंदाकिनी का, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा एक नदी है लस्तर नदी। ठीक है, ये भी मंदाकिनी की सहायक नदी है और सूर्यप्रयाग में मंदाकिनी से मिलती है। और एक नदी है बासुकी नदी, ये आपके सोनप्रयाग में मंदाकिनी से मिलती है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जो आपको लिखते हुए चलने हैं साथ साथ में। अगला प्रश्न है हमारा, मद महेश्वर के निकट कौन सा बुग्याल है? मद महेश्वर आपका जो पंच केदार है उनमें सम्मिलित है और यहां पर शिवजी की नाभि की पूजा होती है। मद महेश्वर के निकट आपका कसनी खर्क बुग्याल है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। अगर पूछा जाए रुद्रनाथ के समीप कौन सा बुग्याल है, तो बर्मी बुग्याल है। तुंगनाथ के समीप कौन सा बुग्याल है, तो चोपता बुग्याल है। ठीक है, और अली बुग्याल हमने कुछ दिन पहले ही देखा था, ये आपके चमोली और रुद्रप्रयाग के बीच में स्थित है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा बातें जो आपको लिखते हुए चलना है। आज की वीडियो में आपको कई सारे एक्स्ट्रा फैक्ट देखने को मिलेंगे, तो साथ साथ में नोट्स बनाते हुए जरूर चलें। अगला प्रश्न है हमारा, राज्य में सबसे कम कृषि योग्य भूमि किस जनपद में है? तो उत्तराखंड में सबसे कम कृषि योग्य भूमि आपके कौन से जनपद में है? सही आंसर है रुद्रप्रयाग में। ठीक है, सबसे कम कृषि योग्य भूमि आपके रुद्रप्रयाग में है और सबसे ज्यादा अगर पूछेगा तो वो उधम सिंह नगर में है। ये दोनों आपको याद रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, चूनाधार प्रपात कहां स्थित है? चूनाधार प्रपात ये आपके पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। इसके अलावा गरुड़ चट्टी प्रपात ये भी आपका पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा, कर्ण आश्रम किन पर्वतों के मध्य में स्थित है? देखिए, कर्ण आश्रम को लेकर भी लगातार क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं। यहां पर हम जल्दी से इसके पूरे फैक्टों को रिकॉल कर लेंगे। कर्ण आश्रम, ये सबसे पहले देखिए प्रश्न पे ही आते हैं, ये कौन से पर्वतों के बीच में है? कर्ण आश्रम आपका हेमकूट और मणिकूट पर्वतों के बीच में स्थित है। ठीक है, कहां है? तो पौड़ी गढ़वाल के कोट द्वार के समीप ये स्थित है। ठीक है, ये भी पूछा जाता है। कौन सी नदी के तट पर है कर्ण आश्रम? नदी पूछेगा तो मालिनी नदी के तट पर आपका कर्ण आश्रम स्थित है, ये भी याद रखना है। ठीक है, यहीं पर कालिदास ने शिक्षा ग्रहण करी थी, पूछा जाता है कालिदास ने शिक्षा कहां प्राप्त करी? कर्ण आश्रम में। यहीं पर कालिदास ने जो उनकी प्रसिद्ध रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम, उसकी रचना भी कालिदास ने कर्ण आश्रम में ही करी थी। ठीक है, और इसी कर्ण आश्रम में जो राजा भरत थे उनका जन्म भी यहीं पर होता है। ठीक है, वर्तमान में कर्ण आश्रम का नाम क्या है? तो इसका वर्तमान नाम है चौका घाट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा, द्वाराहाट मंदिर समूह में सबसे उत्कृष्ट मंदिर कौन सा है? अच्छा, एक फैक्ट और लिखना ऊपर वाले क्वेश्चन में कि कालिदास ने कर्ण आश्रम को क्या कहा था? कालिदास ने कर्ण आश्रम को किसलय प्रदेश कहा था। यह भी आपको पूछा जा सकता है कि कालिदास ने कर्ण आश्रम को क्या कहा, या फिर कर्ण आश्रम को किसलय प्रदेश किसने कहा था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, द्वाराहाट मंदिर समूह में सबसे उत्कृष्ट मंदिर कौन सा है? द्वाराहाट मंदिर समूह, जिसे हम हिमालय की द्वारिका भी कहते हैं। ठीक है, द्वाराहाट को मंदिरों की नगरी भी इसको कहा जाता है द्वाराहाट को, और कुमाऊं का खजुराहो भी ये द्वाराहाट को कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ का जो ये मंदिर समूह है, इनमें सबसे उत्कृष्ट मंदिर अगर पूछा गया है तो सही आंसर होगा गुजरदेव का मंदिर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जाता है। द्वाराहाट के उपनाम आपको याद रखने हैं, इसे क्या क्या कहा जाता है? अभी हमने बात करी कुमाऊं का खजुराहो किसे कहते हैं? द्वाराहाट को। हिमालय की द्वारिका और मंदिरों की नगरी, ये सब किसे कहा जाता है? द्वाराहाट को। अगर हम बात करते हैं मृत्युंजय मंदिर, तो मृत्युंजय मंदिर आपके जागेश्वर का सबसे प्राचीन मंदिर है।
ठीक है, पूछा जाता है। जागेश्वर मंदिर समूह ये भी अल्मोड़ा में है और यहां से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो जागेश्वर मंदिर समूह का सबसे प्राचीन मंदिर है मृत्युंजय मंदिर। जागेश्वर मंदिर समूह का सबसे विशाल मंदिर है दिनदेश्वरा मंदिर और द्वाराहाट का सबसे उत्कृष्ट मंदिर है गुजरदेव का मंदिर। सारे फैक्ट आपको एक जगह पर याद रखने हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कुमाऊं का गांधी किसे कहा जाता है? देखिए, कुमाऊं का गांधी ये कहा जाता है, ऑप्शन सी, देवकी नंदन पांडे को कुमाऊं का गांधी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन बनता है उत्तराखंड का गांधी किसको कहते हैं? तो सभी जानते हैं उत्तराखंड का गांधी इंद्रमणि बडोनी जी को कहा जाता है, ठीक है। और कुमाऊं का गांधी देवकी नंदन पांडे को। अगर पूछेगा पहाड़ का गांधी किसको कहते हैं, तो पहाड़ का गांधी जसवंत सिंह बिष्ट को कहा जाता है। यह भी आपको याद रखना है। एक और चीज याद रखनी है, जब गांधी जी बागेश्वर गए थे 1929 में, कौसानी में भी गए जब, तो बागेश्वर में उन्होंने एक व्यक्ति को बागेश्वर का गांधी कहा था। तो पूछा जा सकता है बागेश्वर का गांधी गांधी जी ने दुर्गा प्रसाद साहा को कहा था। ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। कुमाऊं का गांधी देवकी नंदन पांडे, उत्तराखंड के गांधी इंद्रमणि बडोनी और इसके अलावा पहाड़ का गांधी जसवंत सिंह बिष्ट और बागेश्वर का गांधी दुर्गा प्रसाद शाह को। चलिए नेक्स्ट है हमारा, महात्मा गांधी द्वारा नैनीताल में स्वराज आश्रम का उद्घाटन कब किया गया था? स्वराज आश्रम यह आपके नैनीताल में है और इसका उद्घाटन महात्मा गांधी ने 1929 में किया था अपनी कुमाऊं यात्रा के दौरान, ठीक है। स्वराज आश्रम का निर्माण करवाया किसने था? तो विक्टर मोहन जोशी के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। कहीं कहीं पर देखने को मिलता है कि गांधी जी ने ही इसको यहां पर स्थापित किया, नहीं, इसका निर्माण विक्टर मोहन जोशी ने करवाया, उद्घाटन महात्मा गांधी ने किया था, ठीक है, 1929 में। नेक्स्ट है हमारा, अमेरिकी मिशनरी स्टैनली जोन्स का आश्रम किस ताल के निकट स्थित है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन अंग्रेजों को लेकर कि किसका बगान कहां पर है, किसने कहां पर क्या स्थापित करा, आयोग पूछ रहा है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। जो स्टैनली जोन्स है, एक अमेरिकी मिशनरी यानी कि जो ईसाई धर्म के प्रचारक हैं, उन्हें कहा जाता है। तो ये स्टैनली जोन्स का एक आश्रम नैनीताल में 7 ताल के निकट स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। ऐसा ही क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट है आपका, हल्द्वानी स्थित खाम का बंगला किस कुमाऊं कमिश्नर ने बनवाया था? देखिए, खाम का बंगला आपका कहां पर है? ये आपके हल्द्वानी में है और इसका निर्माण विलियम ट्रेल के द्वारा करवाया गया था, ठीक है। देखिए, विलियम ट्रेल ने यहां पर अपने रहने के लिए एक बंगले का निर्माण करवाया था। उसी बंगले को खाम का बंगला कहा जाता था, ठीक है। अगर हम बात करें अतिरिक्त तथ्यों की, तो आधुनिक हल्द्वानी का निर्माण किसने करवाया था? तो ये आपके विलियम ट्रेल ने ही करवाया था 1834 में, ठीक है। और इसी ने अपने रहने के लिए यहां पर बंगला बनवाया था। एक और चीज आपको याद रखनी है, हल्द्वानी के अंदर ये बंगला किसने बनाया है? ट्रेल ने। और हल्द्वानी में नहरें किसने बनवाई अगर पूछेगा, तो वो रैमजे ने बनवाई थी, ठीक है। हल्द्वानी के अंदर नहरें बनाने का कार्य किसने किया? वो हेनरी रैमजे ने किया था। हल्द्वानी का प्राचीन नाम भी पूछा जा सकता है। हल्द्वानी का प्राचीन नाम बमूरी देखने को मिलता है। तो यह भी आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, नैनीताल में आर्य समाज ज्ञानोदय पुस्तकालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो देखिए, आर्य समाज ज्ञानोदय पुस्तकालय, इसकी स्थापना आपके नैनीताल में 1902 में हुई थी, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। इससे एक वर्ष पूर्व यानी कि 1901 में हल्द्वानी में यानी कि नैनीताल में ही आर्य समाज भवन का निर्माण भी कराया गया था। तो दोनों आपको याद रखने हैं। 1901 में नैनीताल के हल्द्वानी में आर्य समाज भवन का निर्माण हुआ और अगले ही साल आर्य समाज ज्ञानोदय पुस्तकालय का गठन या स्थापना यहां पर हुई। तो दोनों आपको एक साथ याद रखने हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कनाली छीना महोत्सव किस जनपद में मनाया जाता है? कनाली छीना महोत्सव ये आपके पिथौरागढ़ जनपद में मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है।
अगला प्रश्न है हमारा, गढ़वाल में बाजूबंद नृत्य को क्या कहा जाता है? गढ़वाल के अंदर जो बाजूबंद नृत्य है ये आपके ज्यादातर रवाइन क्षेत्र में किया जाता है। गढ़वाल में इस नृत्य को, बाजूबंद नृत्य को दुड़ा नृत्य कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो बाजूबंद नृत्य को गढ़वाल के अंदर दुड़ा नृत्य कहते हैं। अगर हम बात करें झोड़ा नृत्य की, तो झोड़ा नृत्य देखिए ये क्या है, जो चांचरी नृत्य है गढ़वाल का, गढ़वाल में एक नृत्य है चांचरी, इस नृत्य को कुमाऊं में झोड़ा नृत्य कहा जाता है। तो नाम जो अलग अलग होते हैं ये पूछे जा सकते हैं कि किस नृत्य को कहां पर क्या कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र की स्थापना कब करी गई थी? उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र ये आपने बताना है, यानी कि उत्तराखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, ये आपका कहां और कब बनाया गया? तो 2005 में इसका स्थापना की गई और ये आपके देहरादून में स्थित है। तो ये भी आपको याद रखना है। इसका अगर हम शॉर्ट में देखें यूसैक, ठीक है, उत्तराखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहां है आपका? ये देहरादून में है और 2005 21 सितंबर को इसे बनाया गया था। इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है हमारा, जिम कॉर्बेट के नाम पर डाक टिकट कब जारी किया गया था? देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, जिम कॉर्बेट के नाम पर पूछ रहा है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम पर नहीं पूछ रहा है। जिम कॉर्बेट के नाम पर डाक टिकट आपके 1976 में जारी किया गया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और अगर बात की जाए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की, तो इसके नाम पर डाक टिकट आपके 1986 में आया था। दोनों बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, सिर्फ जिम कॉर्बेट के नाम पर अगर पूछेगा तो आप 1976 बताएंगे, और अगर जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है उसके बारे में पूछेगा तो आप 1986 बताएंगे। याद रखना काफी आसान है। आप जानते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना 1936 में हुई थी। तो जब इसके 50 वर्ष पूरे हुए 1986 में, तब इस पर डाक टिकट जारी किया गया। ठीक है, नेशनल पार्क के 50 वर्ष पूरे 1986 में हुए और तब इस पर डाक टिकट आया। ठीक है, और 10 साल पहले जिम कॉर्बेट पर आया था। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस चंद राजा ने खसों को पराजित किया था? तो वह कौन सा चंद राजा है जिसने खसों को पराजित किया? तो उसका नाम था वीरचंद। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। और कौन सा चंद राजा था जो खसों के द्वारा पराजित हुआ? तो वो था वीणाचंद। दोनों आपको याद रखने हैं। ठीक है, बीच में चंदवंश हट जाता है कुमाऊं से जब खस आक्रमण करते हैं और वीणाचंद को पराजित कर देते हैं, और लगभग 200 सालों के लिए कुमाऊं पर खसों का अधिकार हो जाता है। फिर आता है वीरचंद जो खसों को पराजित करता है और कुमाऊं के अंदर दोबारा से चंदवंश की स्थापना करता है। ये आपको याद रखना है। फिर से मैं कहूंगा, अगर आप चंद्रवंश के बारे में डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप ये जो हमारी चंद्रवंश वाली वीडियो है उसको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आपको सारे फैक्ट, सारी कहानी वहां पर आपको डिटेल में समझ में आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट है हमारा, वर्ष 1925 में अल्मोड़ा में, इसको में कर देना, अल्मोड़ा में आयोजित विशाल शिल्पकार सम्मेलन की अध्यक्षता किसने करी थी? तो देखिए विशाल शिल्पकार सम्मेलन, इसका आयोजन अल्मोड़ा में हुआ 1925 में और इसकी अध्यक्षता तारादत्त गेरोला के द्वारा हुई थी। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। नेक्स्ट है हमारा और आज का अंतिम प्रश्न है, देहरादून स्थित ढालीपुर परियोजना किस नदी पर स्थित है? ढालीपुर परियोजना ये आपके देहरादून में है और कौन सी नदी पर बनी है? तो नदी इंपॉर्टेंट है, नदियां पूछी जाती हैं, किस नदी पर कौन सी परियोजना है? ढालीपुर परियोजना आपके यमुना नदी के ऊपर बनी है। ठीक है, यमुना नदी के ऊपर आपको एक तो याद रखनी है ढालीपुर, इसके अलावा जो लखवाड़ परियोजना है ये भी यमुना नदी पर है। खोदरी परियोजना ये भी आपके यमुना नदी के ऊपर बनी है, और एक और परियोजना है कुल्हाल, ये परियोजना भी आपके यमुना नदी के ऊपर बनी है। ठीक है, अगर बात करें टोंस की, टोंस के ऊपर एक आपकी छिबरो परियोजना है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। इचारी डैम ये किस नदी पर है? ये भी आपका टोंस के ऊपर है। और किशो बांध ये भी आपका टोंस नदी के ऊपर बना है। अक्सर यमुना और टोंस के जो बांध हैं इनमें कंफ्यूजन हो जाता है, तो इसीलिए मैंने आपको दोनों यहां पर बताए।
तो फ्रेंड्स ये था हमारा उत्तराखंड जी के एमसीक्यू सीरीज का भाग 70वां हमने यहां पर देखा और 20 प्रश्नों को हमने यहां पे कवर किया। सिर्फ नंबर्स में देखें तो क्वेश्चन आपके 20 थे, लेकिन अगर आप आज की वीडियो में एक्स्ट्रा फैक्ट को मिलाएं तो 55 प्लस हमने क्वेश्चन यहां पर कवर किए हैं और एक जैसे क्वेश्चन थे, एक जैसे से रिलेटेड क्वेश्चन थे, जिससे आपको पढ़ने में और आसानी होती है और चीजों को रिलेट करने में आसानी होती है। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे और एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपका कितना स्कोर यहाँ पे रहा। और अगर आपने अभी तक जो हमारी अदर सीरीज हैं, अदर इंपॉर्टेंट वीडियोज हैं, उनको नहीं देखा तो आप उन्हें प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।